नमस्कार, राम राम। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था फ़ोन पे, टेलीग्राम पे, मैसेजेस पे कि हम फर्स्ट ग्रेड के बारे में दोनों पेपर्स जो अपना जीके का पेपर होता है और सब्जेक्ट का पेपर होता है उन पे बातचीत करेंगे। और बातचीत ही नहीं करेंगे, इसमें जो इतने दिन तक जो भी आपका सफ़र रहेगा उसमें पूरा साथ रहेगा। ये मैं आप लोगों से, आपका ये वादा समझिए, कुछ भी समझिए, बट आप लोगों के साथ रहूँगा। आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। क्या आप सब पोस्ट हैं और कब वैकेंसी आएगी ये तो देखो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक ये मामला प्रक्रियाधीन रहता है और मैं क्या कोई नहीं बता सकता। लेकिन आपने को तो एक पोस्ट चाहिए और वो एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए। उस एक पोस्ट के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे कि हाँ ये पोस्ट हम लेके रहेंगे तो हम ज़रूर वो पोस्ट पे एक दिन हम काबिज होंगे। ये आप हमेशा अपने जहन में रखना। जिस हिसाब से धीर सिंह जी का स्लोगन अपने दिमाग में रखते हैं कि जीत जाएंगे हम, उसी तरह वो एक पोस्ट हमारी होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे जो अपना पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा सब्जेक्ट का, इस हिसाब से पेपर का पैटर्न क्या, ये प्रक्रिया क्या क्या होगी, पहले तो ये देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अपना जो फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट का पेपर होगा, ये 300 अंकों का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपके 150 पर्सन होंगे। और 150 पर्सन में 25 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का ट्रेंड होता है, लेकिन किसी पेपर में जैसे इस बार लगा 30 से कम उनकी संख्या थी, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगा के आप ये सोचें कि 120 125 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के आएंगे, राजनीति विज्ञान के, जो सभी प्रकार के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है कि आप कम से कम नेगेटिव की तरफ जाइए। ये भी ना हो कि क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा बहुत आ रहा है, 50 का चांसेस हो रहा है, तो आप अटेम्प्ट ही ना करें। जब उन आपके जो पूरी तरह से प्रश्न आ रहे हैं आपको, उनकी संख्या बहुत कम हो, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप ये ध्यान रखिएगा कि 1/3। और जिस दिन मैं आपको मेरी बात बताऊं, जैसे अपने जीके वाला पेपर था, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन 150 नंबर के आते हैं। उसमें से मुझे 60 क्वेश्चन के आसपास मैंने टिक लगा लिए थे कि ये क्वेश्चन अपने को करने, 55 क्वेश्चन एग्जैक्ट आ रहे थे मेरे को। और जो मेरे 3 क्वेश्चन उसमें गलत हुए, अ, और 2 क्वेश्चन पे मैंने रिस्क लिया था, जिसमें एक क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। तो 56 57 क्वेश्चन मेरा स्कोर बैठा था, 114 115 के आसपास जो स्कोर आया था उसमें। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, और वो ही आपको सबसे ज़्यादा फायदा दिलाएगा वो चीज़। और ये चीज़ आती है बार बार प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं, तभी ये चीज़ अपने दिमाग में बैठती है कि हाँ पेपर मैनेजमेंट कैसे होता है। और ये चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से पहले टॉपिक वाइज करेंगे हम, उसके बाद में पेपर वाइज हम उसको करेंगे। तो ये चीज़ देख लें कि उत्तरों के ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। और दूसरा, आपके सिलेबस में मैं ये सिलेबस अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ये टेलीग्राम पे। तो सिलेबस में 3 स्तर दिए गए हैं। पहला तो है जो उच्च माध्यमिक स्तर है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लेवल है। अगला है ग्रेजुएशन लेवल है, कि कितना परसेंट सिलेबस इसका आने के चांसेस हैं, और ग्रेजुएशन लेवल का। और नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो आरपीएससी कहती है कि 20% के अराउंड पोस्ट ग्रेजुएशन का आता है, और बाकी का जो 80% है ये सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल का आता है। आपको इस चक्कर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है
कि नहीं सर ये तो पेपर ही पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आ गया, अपने को तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल से ही करनी है। चलिए अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का अपने को पोर्शन दे रखा है, इसमें ये जो सिलेबस की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में बुक लिस्ट की हम चर्चा करेंगे। ये बुक लिस्ट मैंने आपके स्कूल लेक्चरर के अकॉर्डिंग ही तैयार की है, और इसमें जो बुक लिस्ट में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आगे आप लोगों का जो जब आप लोगों से इंटरेक्शन होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के जहाँ पे भी डाउट हों वो आप लोगों को चाहे वीडियो के माध्यम से हो चाहे नोट्स के माध्यम से हो, वो आप लोगों को उपलब्ध करवाऊं। जो सिलेबस पे जो भी चर्चा हम कर रहे हैं और जो आप लोगों के लिए चाहे तो हम कोई किसी टॉपिक पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उपलब्ध हों और चाहे नोट्स के माध्यम से अवेलेबल हों, किसी जैसे बुक लिस्ट में आपको जो डाउट हो, और इसमें आप लोगों का साथ मेरे साथी शिवहरी पारिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं अभी राजनीति विज्ञान से, तो हम दोनों का प्रयास रहेगा कि शिवहरी पारिक इज ए वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी इन अ पॉलिटिकल साइंस, और इस इतनी यंग एज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, तो उसके लिए वो काबिले तारीफ हैं। इसलिए मैंने उनसे चर्चा करके आप लोगों के जो सफ़र में साथी बनने की गुजारिश की, और उन्होंने जो निवेदन है, जो आप लोगों का निवेदन है मेरे माध्यम से, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर का जो अपना एक टॉपिक आता है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत, जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसकी उपयोगिता क्या है। अगला है कि इसमें जो राजनीतिक सिद्धांत की जो दो अवधारणा, जो इसका कार्य क्षेत्र है, जो इसका अर्थ है, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसको अपने ये चीज़ें पढ़नी है। और आप ये इस चीज़ पे मत जाइएगा कि ये सीनियर सेकेंडरी लेवल है, आप हमेशा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ही पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम की मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एमए है, ये आप ध्यान रखिएगा। और वो एमए आरपीएससी इसीलिए रखती है कि आपको सब्जेक्ट का बेसिक्स पता हो, और अपने को हम तो 1 वीक सीरीज वाले हैं, तो उस चीज़ को एक बार भूल जाएं और जो टेक्स्ट बुक्स को ही अपने को पढ़ना है। अगला है कि अवधारणाएं, इसमें अवधारणाएं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में थी उससे कुछ सीमित अपना ये सिलेबस है कि अवधारणाएं इसमें अधिकार और स्वतंत्रता, अधिकार स्वतंत्रता समानता न्याय और धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, ये अवधारणाएं, इसको अपने को इतनी पढ़नी है। इसको किसी भी टॉपिक में से हम पढ़ेंगे, कि किसी भी टॉपिक को किसी भी बुक से पढ़ेंगे, तो अपने को इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इस अपने सिलेबस को हमेशा ध्यान रखना है कि समानता पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं, न्याय पढ़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता पढ़ रहे हैं, तो इधर उधर से कंटेंट अपने को एक जैसे गूगल कर लिया, और गूगल करने के जो भी यूट्यूब पे जो लिंक, यूट्यूब पे हमने सर्च कर लिया, और गूगल पे जो लिंक आते हैं, हाइपर लिंक होते हैं, लिंक होते हैं, इन पे जाके कि कौन कौन से स्कॉलर्स ने इस पे काम कर रखा है, इनको अपने को ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान ध्यान रखना आप लोग, हम सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं, और सोशल मीडिया के युग में अपना जो मोबाइल फ़ोन है ये हमेशा अपने हाथ में होता है। हम इसको जो भी अपने प्रिय लोग हैं इनको चैटिंग में बिता देते हैं, इस अपना टाइम है, ये यूट्यूब में कुछ ना कुछ यूट्यूब की रील्स देख लेते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख लेते हैं, फेसबुक के फेसबुक पे रील्स देख लेते हैं। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपना जो समय है ये सीमित करके, और ये जो आपका फ़ोन है एक खजाने के रूप में आपसे आपके पास में है, इसका सदुपयोग कीजिए। इस पे हमेशा आपके दिमाग में उठते टाइम, सोते टाइम,
कुछ भी करते टाइम पे, नहाते टाइम पे, जब तक आपके दिमाग में आपका सिलेबस नहीं घूमेगा, जब तक अपनी अपनी बुक्स नहीं घूमेगी, पढ़ा हुआ हम सोते टाइम रात को आत्मसात करके आंखें बंद करके उनका चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक ऐसे सोच लो आप सिलेक्शन से दूर हो। और जब तक ये सारी चीजें आप चल रहे हो, और जब गाड़ी में चल रहे हो, तब आपने ईयरफोन लगा के किसी का वीडियो चला दिया, अरस्तु के बारे में कुछ क्वेश्चन चला दिए, प्लेटो के बारे में क्वेश्चन चला दिए, यूट्यूब पे आपको घणे मिल जाएंगे। तो जना तक ए न करोला, तो ऐ सोच लियो सिलेक्शन दूरी हो, और जिस दिन थारे दिमाग में यही चीज चालवा लग जाएंगी, तो ऐ सोच लियो कि सिलेक्शन थारो इंतजार कर रहे बा। जो जो स्कूल व्याख्याता की कुर्सी है, वह थारो इंतजार कर रही है। जब सोता उठता खाता नहाता टाइम ए चीज दिमाग में प्लेटो, अरस्तु, थिंकर, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अंतरराष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत, ए सब चीज घूमेगा जद सिलेक्शन होगा। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं कि ये भारतीय संविधान, संविधान सभा प्रस्तावना और संविधान की मुख्य विशेषताएं अपने को ये पढ़नी है। इसके लिए भारतीय संविधान के लिए हमने काफी बार चर्चा करते हैं हम कि अपने को एक तो बेयर एक्ट पढ़ना है, और बेयर एक्ट के साथ में अपने को एम लक्ष्मीकांत या मौर्य एन द्विवेदी की बुक पढ़नी है। बेयर एक्ट को हमेशा सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बेयर एक्ट आता है, उसका बाइलिंगुअल, आप जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आता है, द्विभाषी आता है, वो लें। और इसको हमेशा जो क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है आरपीएससी का, आरपीएससी की जो चाल है वो ये बताती है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बेयर एक्ट में से आ रही है। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर बेयर एक्ट पढ़ना जरूरी है कि, या अकेले बेयर एक्ट से काम चल जाएगा, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी पड़ेगी? तो एक लाऊं कोई यूं चीजों काम को नहीं चल रहा है, बेयर एक्ट भी सागर राखनु पड़सी, और लक्ष्मीकांत या मौर्य एन द्विवेदी भी सागर राखनी पड़सी, क्योंकि वो चीजें वो डिस्क्राइब करते हैं। जो भी बुक्स होती हैं वो किसी एक वर्ड होता है या एक सेंटेंस होता है, उसका डिस्क्रिप्शन अपने को प्रोवाइड करवाती हैं। जो भी वर्तमान में उसके बारे में, उस वर्ड के बारे में चर्चा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, किसी हाई कोर्ट ने बात की है उसको उसको लेके, तो वो अपने को उस बुक में मिल जाता है। तो आप अपने को ये संविधान वाला पोर्शन बेयर एक्ट और मौर्य एन द्विवेदी या एम लक्ष्मीकांत अपने को साथ में रखनी है। नेक्स्ट संविधान से संबंधित है, संविधान मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार वाला जो अपने भाग 3 में आता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट है कि संघवाद, भारत में सिद्धांत और व्यवहार में केंद्र राज्य की उभरती प्रवृत्तियां और रिश्ता। कि इस चीज को हम, ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, ये बहुआयामी टॉपिक है। ये संघवाद अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो अपना केंद्र राज्य संबंधों का अलग भाग बना हुआ है, तो वहां पे भी अपने को संघवाद से संबंधित 7वीं अनुसूची को से संबंधित प्रावधान देखने पड़ेंगे, आर्टिकल 246 के बारे में प्रावधान देखने पड़ेंगे। और दूसरा जो अगला ये दे रखा है, केंद्र राज्य संबंधों में उभरती प्रवृत्तियां और रिश्ता। अभी जो थोड़े दिनों पहले महाराष्ट्र में जो सरकार गिराने का सिस्टम हुआ था, इससे पहले ये ताजा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, आप लोगों को, जो उस टाइम पे भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में राज्यपाल हुआ करते थे। आप लोग देखते होंगे पेपर में कि एक साइड में स्टेट दे दिया जाता है, एक साइड में राज्यपाल दे दिया जाता है। वो क्वेश्चन इसलिए होता है कि उस टाइम पे जैसे बंगाल का उदाहरण पूछा जाता है, जो हरियाणा के जीडी तपास से हैं उनका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अपना जो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के टाइम पे जो वो कौन थे, राज्यपाल कौन थे, तो एक साइड में राज्यपाल और एक साइड में राज्यों के नाम पूछा जाता है कि ये फलाने राज्यपाल कौन से राज्य से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि वहां पे किसी न कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहा होता है। जैसे अभी ये आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए कि महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, एक साइड में महाराष्ट्र दे दे और एक साइड में भगत सिंह कोश्यारी दे दे, क्योंकि जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था
ये अपना इसी से रिलेटेड ये ऐसा क्वेश्चन था। ये अपना इस टॉपिक से है कि केंद्र राज्यों में जो रिश्ते हैं, अपना जो ग्रैनुलर ऑस्टिन वाला सहकारी संघवाद है, जो जिसकी अपने हम हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, सहकारी संघवाद की, वो सहकारी जो सद्भावपूर्ण संवाद चल रहा है या केंद्र राज्यों के संबंधों में तनाव आ रहा है। अभी जो आप लोग देखते होंगे कि अखबारों में आर्टिकल वगैरह आते हैं कि केंद्र राज्यों में सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ, या कि आप किसी लीडर का पॉलिटिकल बयान सुनते हैं कि ये हमारे संघवाद पे करारा प्रहार है, संघवाद खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो आप इस चीज को मतलब किसी ये मत सोचिएगा कि ये तो ये जो फलाना टीचर है तो इसकी फलानी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ाई कर रहा है, फलानी की बुराई कर रहा है, ये मत सोचिएगा। अपने को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें वहां से कैप्चर करनी है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट का है, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और राज्यों के हाई कोर्ट। और इनसे संबंधित जो भी करंट में चीजें हुई हैं, संविधान में कुछ संशोधन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, जैसे एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर ही रहे हैं कि चुनाव आयोग है, अभी चुनाव आयोग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के जो अपने सीजेआई हैं, इन्होंने फैसला सुनाया। तो वो चुनाव आयोग वाला वो जो कि कब चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, 93 के बाद में वो बहुसदस्यीय हो गया। अपने को ये चीज़ों में हमेशा अपडेट रहना है और न्यूज़पेपर्स के साथ में हमेशा टच रहना है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए तो जो अपनी मैगजीन होती है वो ज़रूर आप लोग पढ़ें, क्योंकि वहाँ से चीज़ें मतलब सर्कुलेट होती हैं। और जो पेपर बनाने वाला है वो कोई अंतरिक्ष से यहाँ पे लैंड नहीं होता है, ऐसे नहीं कि ये मंगल ग्रह से आया है। अपने आसपास के ही लोग होते हैं, किसी कोई प्रोफेसर होते हैं, किसी दूसरे राज्य के होते हो, तो अखबार तो सब पढ़ ही। तो बी अखबार में बात चीज बा के दिमाग में घर कर जा कि ये चुनाव आयोग वाला यहाँ से प्रश्न पूछते हैं और वहां से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चुनाव आयोग के बारे में 4 स्टेटमेंट लिख दिए और वहां से मामला वो क्वेश्चन आ गया। अपने को ऐसे लगता है कि अरे यार वो क्वेश्चन खटाऊ आया है, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करंट का है। नेक्स्ट है कि जो अपने स्थानीय सरकार वाली बातें हैं, जो स्थानीय स्वशासन है, अपना पंचायती राज है, यहाँ पे इसके मार्केट में आपको पंचायती राज के बारे में स्पेशल इसको आप पढ़ें कि राजस्थान की दृष्टि से जो अपना पैसा एक्ट है ना, उसके बारे में ध्यान से पढ़ें। जो अपनी सादी कली समिति है, एक तो इन चीज़ों को ध्यान से रखें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पैराडाइम पेपर का शिफ्ट हो रहा है अभी मार्केट में, राजस्थान की राजनीति से संबंधित कुछ पुस्तकें आ रही हैं, तो हो सकता है कि जो पेपर सेटर है उसके दिमाग में भी ये चले, तो आप राजस्थान के का पंचायती राज का सिस्टम भी जरूर रखें, भारत का भी जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पार्टी प्रणाली और हाल, ये जो टॉपिक है 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक आती है कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस टाइम के बाद में राष्ट्र निर्माण में भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां आई थी, ये आपको वहाँ से पढ़ना शुरू करना है। उसके बाद में राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है, आपको पीजी लेवल की एग्जाम में जाना है, एग्जाम के लिए बुक पढ़नी है आपको। तो आप राष्ट्रवाद वाला टॉपिक हो सकता है कि हम आपको उपलब्ध करा दें, जो इंग्लिश की कोई टेक्स्ट बुक होगी उसको पढ़ के, मार्केट में आप सुनते होंगे कि ये इंग्लिश की बेलिस एंड स्मिथ आईआर की बुक चलती है, तो इनको आपको कतई उन बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए अगर कोई बहुत ही कलिष्ठ टॉपिक होगा तो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम आते हैं। जो अपने 12th लेवल में, 12th में दो बुक चलती हैं एनसीईआरटी में, एक तो स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, जो शीत युद्ध के दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो हालात हैं प्रेजेंट तक, तो वो इसलिए ये यहाँ पे 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल का दे रखा है। लेकिन अपने को एनसीईआरटी से सबसे पहले, आप जब लोग पढ़ना शुरू करें तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। वो बुक्स मुश्किल से 10 दिन की, जब 12वीं के छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ सकते हैं जिनके अभी दूध या दांत भी कौन टूटा, तो हम तो उनको पढ़ाने वाले बनने जा रहे हैं, व्याख्याता बनने जा रहे हैं। तो अपने को एनसीईआरटी से 10 दिन में पार पा लेनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने को लिख लेनी है और उसके बाद में हम आगे चलते जाएंगे, वेस्टर्न थिंकर्स पे जाएंगे। वेस्टर्न थिंकर्स के बाद में जो कंसेप्ट्स वाली चीज़ें हैं वहाँ पे जाएंगे, थियरी पे जाएंगे, थियरी पे जाने के बाद में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद में आईआर पढ़ेंगे। इस हिसाब से अब जो अपना साइकिल है ये चलता रहना चाहिए। नेक्स्ट है ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाले है कि भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो अपना नेम का आंदोलन है, भारत की विदेश नीति, या 12th की बुक्स में आपको मिल जाएगा। और आप 12th की बुक्स को हल्के में ना लें। इस बार जो अपना आरपीएससी का पेपर हुआ है स्कूल लेक्चरर का, 25 से लेके 30 क्वेश्चन जो अपने 12th की बुक्स से आए हैं। क्योंकि लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से पेपर आया है और ये तो कोरा फैक्चुअल आ गया किसी एक गाइड से। गाइड पे भी बात करेंगे। और आप लोगों को लगता होगा कि किसी एक गाइड को पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है। हो सकता है आप अपनी जगह सही हो, कुछ लोगों ने पढ़ी भी हो और उनका सिलेक्शन हो गया हो। मार्केट में आजकल एक गाइड चलती हैं पीसीपी पब्लिकेशन की। तो लोग कुछ भी कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या पढ़ें, तो वहाँ से नेक्स्ट मैसेज का जवाब आता है पीसीपी पब्लिकेशन की। जो एक सर हैं RS आडा, उनकी बुक पढ़िए। हो सकता है कोई भी बुक हो मार्केट में आती हो और वो अपने सिलेबस को समावेश कर सकती हो, आप उसको 3 4 5 बार पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो जाए। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं दावे के साथ नहीं कह रहा ये चीज़ें। और जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे, तो ओपी गाबा को एक आधार मान के चलेंगे अपना, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि फैक्चुअल को भी गाइड आती है वो ज़्यादातर फैक्चुअल, क्योंकि उनको चीज़ें सीमित करनी पड़ती हैं। जैसे 300 पेज में सीमित करनी पड़ी, 400 पेज में सीमित करनी पड़ेगी, तो इससे बड़ा तो एक इतना बड़ा ग्रंथ हो जाएगा वो। मतलब आप गाइड पे बहुत ज़्यादा मैं ये भी नहीं कह रहा कि गाइड नहीं पढ़ें, आप जरूर पढ़ें, अपने साथ में रखें कि जो मार्केट में बातें चल रही हैं उनसे आप पार पा सकें। कि आ गाइड पढ़ रहे होगे, हाँ जरूर पढ़ रहे हैं, देखा देख तो मैं तो पूरी पढ़ गई, पन्ना ही काला कर गिरे। नेक्स्ट चीज है कि जो अपना सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल वाला, कि राजनीतिक सिद्धांत का जो पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य है, वहाँ पे जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ कार्य क्षेत्र वाली चीजें आ गई थी। मैंने बोला कि अपने को राजनीतिक सिद्धांत यहीं पे निपटा देना है। ओपी गाबा में से हम पढ़ेंगे, उसके बाद में जो अपने राजीव भार्गव और अशोक आचार्य जी की पुस्तक आती है, तो उस पुस्तक में से अपने को पढ़ना है। एक अपने समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत या जो समसामयिक राजनीति है, अवधारणाएं हैं, ये जो विचारकों के बारे में नरेश दादित सर की बुक आई है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। आप इतनी सारी, जैसे आपके पास 10 किताबों की मैं अभी बात करूंगा, 10 किताबें आप लोगों को लगता है सर घर पर घर हाँ तो लाइब्रेरी बन जैसी अति किताब के या पढ़ी जैसी, तो कलेक्शन लेना है। वो बंदा क्या करता है, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट यू हैव टू रीड मिनिमम 100 पेज इन अ डे। जब तक आप 100 पेज, कम से कम बोले हैं मैंने, 100 पेज नहीं पढ़ेंगे। मैं मेरी बात बताऊं तो मैं दिन में 200 250 पेज निकाल देता था। आप 10 पे जो बुक्स हैं, आप कितने दिन में निकालोगे? 3 महीने आपको बुक्स पढ़नी है। आप जो बुक्स पढ़ेंगे वहां से तय होगा कितने टाइम में पढ़ रहे हैं। ये तय होगा कि आप सिलेक्शन के को किस फास्ट स्पीड से ग्रैब कर रहे हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आगे ओजू बढ़ती है जैसी।
એ लिए पढ़णु सिलेक्शन लेणु है तो ई हिसाब ही पढ़णु पड़सी। अपना जो ग्रेजुएशन लेवल पे हम बात कर रहे थे, ये राज्य कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है। राज्य, ये इसकी प्रकृति, कार्य, संप्रभुता और बहुलवाद। ओप्पी गाबा एक ऐसे विचारक हैं, या एक ऐसे जो लेखक हैं, उनकी हर फील्ड में आपको पुस्तक मिलेगी। थियरी में मिलेगी, राजनीतिक सिद्धांत में मिलेगी, विचारकों में वेस्टर्न जो थॉट्स हैं उन पे मिलेगी, इंडियन थॉट्स हैं उन पे मिलेगी, और इस पे कंपैरेटिव पे आपको बुक मिलेगी। ओपी गाबा को ही आप आधार माने, इस पे भी जो राज्य वाला सिस्टम है इस पे भी ओपी गाबा को आधार माने। जो नेक्स्ट है 300 पेज के आसपास की पुस्तक आती है तपन बिस्वाल की, वो भी जरूर लें, क्योंकि अभी बात की एक तो जो पोर्शन की, चाहे कंपैरेटिव की ले लो, थिंकर की ले लो, एक पोर्शन की 2 किताबें आपको जरूर निकालनी पड़ेंगी। और दो में से एक पुस्तक तो बहुत छोटी होती है। जैसे ओपी गाबा साहब की पुस्तक को आपने जो पहला रिवीजन है, ये जो पहली बार पढ़ा, हो सकता है आपको उसमें 5 दिन लगे, 10 दिन लग गए। 10 दिन के अगली बार उसका रिवीजन करेंगे तो आपको 5 दिन लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पुस्तक को आप एक दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो एक दिन में एक पोर्शन पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट करना वो बहुत बुरी चीज नहीं है। आप इसका मतलब हम अच्छे रास्ते पे हैं। यहाँ पे जो तपन बिस्वाल और ओपी गावा साहब की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे। सरकार का भी यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है, ये भी हम इन्हीं दोनों बुक्स में से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है संघीय विधानसभा स्विट्जरलैंड। ये तपन बिस्वाल साहब की पुस्तक में बहुत अच्छा दे रखा है, आपको इस चीज को पढ़ लेना है। अगर आप लोगों से को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपका जो साथी है प्रमोद, ये आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो ले आएंगे हम आप लोगों के लिए, और इसके लिए कुछ छोटे मोटे नोट्स बना के आप लोगों के पास सर्कुलेट कर देंगे। दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, याद आ गई, आप सिलेबस में कोई नई चीज़ ऐड होती है, उसको लेके जैसे ही सिलेबस अपने सामने आता है, अपने में आपादापी मच जाती है, और आप हड़बड़ा जाओ, अठीन चूचाड़िया मारा, चूचाड़िया मार पाऊँ काम को नहीं उससे। तो चीज अपने जो सिलेबस हो सकता है 5% ऐड हो गया हो नया, या 5% हट गया हो, हम उसको लेके इतने टेंशन में आ जाते हैं जैसे अपने 95% तो पूरा दिमाग के माए फिट्टी कर लिया हुआ है। ये कुछ भी नई चीज अगर ऐड होती है, वो आप लोगों को विद इन 10 to 15 डेज आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्स के साथ ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो जो नई चीज अगर सिलेबस में ऐड होती है, अब आप लोग क्या करेंगे, सर ये सिलेबस नया सिलेबस कब आएगा? देखो, इस सिलेबस के अनुसार ही, ये मैं नहीं कह रहा सिलेबस चेंज होगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था इसलिए इस बार चांसेस नए के बराबर हैं। मैंने तो आप लोगों को एक उदाहरण बताया है कि, और जब भर्ती कब आएगी, परीक्षा इस साल हो जाएगी। देखो जी, ए अपना काम को नहीं, परीक्षा इस साल हो जाएगी को नहीं हुए, और ये हम पास तो हो जाएंगे क्या, ये पेपर बिक जाएंगे। देखो, जो पढ़ेगा वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि भविष्य का ज्ञान तो कृष्ण को भी नहीं था। कृष्ण को भी भविष्य का, भगवान कृष्ण को ज्ञान होता तो वो महाभारत रुकवा ही ना देते। तो नेक्स्ट है कि संघीय विधानसभा, जो अपने स्विट्जरलैंड और राजा प्रधानमंत्री के, जो यूके की राजनीतिक जो संविधान के बारे में, और राष्ट्रपति अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों की बारे में बात की गई है। न्यायपालिका, न्यायिक प्रणाली इसके यूके की देख लो आप लोगों, कार्यपालिका ये आ गई, न्यायपालिका आ गई, और मतलब जो तीन जो ये व्यवस्थाएं हैं, स्विट्जरलैंड है, और अपना यूके है, अमेरिका है, फ्रांस है, और ये तो यूएस की तो बात आ गई। इनकी एक चाइना को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, अगर सिलेबस में नहीं है तो भी, क्योंकि अभी जो थोड़े दिनों पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई है,
और उन लोगों के आरपीएससी की अपने को नब्ज पकड़नी है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर में जिन्होंने पेपर बनाया है, हो सकता है वही अगली बार पेपर बना दें, तो उनके दिमाग में तो वही चीज घुस रही है। इसलिए हम बहुत ज्यादा ये ना सोचें कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हम एक टाइम पे इस हिसाब की इस लेवल की तैयारी पे आ जाएंगे कि आप खुद कहने लगेंगे ये चीज कि पॉलिटिकल साइंस हैज नो सिलेबस। नेक्स्ट है न्यायपालिका वाला सिस्टम हो गया। शक्तियों का जो चेक और बैलेंस का जो यूएस में सिस्टम चलता है, और जो शक्ति पृथक्करण का जो मोंटेस्क्यू के जो विचार हैं, लोकतंत्र और तानाशाही के जो प्रकार हैं, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, यूके यूएसए फ्रांस और स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल दल और दबाव समूह है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, ये सारी लोकतंत्र के बाद की चीजें हैं, और लोकतंत्र के साथ ही अपने को सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। और अपने को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहाँ से पढ़नी है, ये तपन विश्वाल साहब की पुस्तक में से अपने को पढ़नी है। अगला अगला आता है राजनीतिक विचार। अपने जो 9 विचारक हैं, प्लेटो, अरस्तु से लेके मैकियावेली, उसके बाद में समझौतावादी विचारक आते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, उसके बाद में 2 उपयोगितावादी विचारक हैं बेंथम और मिल, उसके बाद में कार्ल मार्क्स। यहां तक अपने जो विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए वही चीज पे बात करूंगा, आप अपना आधार बनाएंगे ओपी गाबा साहब की पुस्तक से। वो ओपी गाबा साहब की पुस्तक अपने को हमेशा पास में रखनी है। राजेश मिश्रा सर की पुस्तक जो समग्र राजनीति विज्ञान, अपने को साथ में रखनी है। बेरेक्ट साथ में रखना है। फोन के बारे में तो आपको बताने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये आपको ऐसे भी नहीं कहूंगा कि अब आप अपना फोन त्याग दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, व्हाट्सअप बंद कर दो। अरे मैं मान ले चाहता हूँ बात करना कर श्या, तो उनके लिए थोड़ा सा कम, और इधर सिलेक्शन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि टाइम टाइम पे अपने को तो जरूरत पड़ जाती है। यार प्लेटो को देखना था, लगता कैसा था। अरस्तु को देखना था कि मतलब कैसा है। मैं जब मेरे साथ के कुछ तैयारी करते थे, तो उनके फोन पे देखता था अरस्तु की डीपी लगा के आ रहे हैं। वो जुनून होना चाहिए। कौटिल्य, उसके बाद में इंडियन पॉलिटिकल थॉट की मैं बात करूं कि कौटिल्य से शुरू होता है। जो भारत की विदेश नीति के आधार हैं, भारत के राजनीतिक दर्शन का आधार कौटिल्य हैं। जो षटगुण सिद्धांत, जो उन्होंने साप्तांग सिद्धांत वगैरह की बात की, विदेश नीति के बारे में जो अपना षटगुण नीति बताई, ये कौटिल्य से हम बात शुरुआत करेंगे। और अरविंदो, गांधी, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर हैं, पंडित नेहरू हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, इनके इन तक जो समाजवादी विचारक हैं, ये अपने सिलेबस में दिए दे रखे हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। आपको लोगों को पढ़ना है वी आर मेहता की पुस्तक में से। वी आर मेहता इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट इतना आसान चीज है। कौटिल्य के बारे में हम ये बचपन से अब तक आपने कितनी बार गांधी के बारे में पढ़ लिया होगा, पंडित नेहरू के बारे में कितनी बार आपने पढ़ लिया होगा, डॉक्टर लोहिया के बारे में आपने मतलब कितनी बार पढ़ लिया होगा। हम पढ़ते ही आते हैं कि किसी ने उनके विचार कहीं पे कि डॉक्टर लोहिया ऐसे बोलते थे कि कलेक्टर का पद समाप्त कर देना चाहिए। संसद में मतलब उनकी आवाज ऐसे गूंजती थी कि हर मुद्दे पे बेबाक बोलते थे डॉक्टर लोहिया। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम जन्म से पढ़ रहे हैं। पंडित नेहरू को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे हैं, उनको भारतीय विदेश नीति का एक तरह से बेस कहा जाता है। तो ये इन चीजों को, गांधी के जो विचारों का जो सत्य अहिंसा गांधी के विचारों को हम बचपन से पढ़ रहे हैं। कि अगर हम नहीं भी चाह रहे हैं तो हमें पढ़ाया जा रहा है। तो एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता। पार्टी, जाति, क्षेत्र, नए सामाजिक आंदोलन। ये
पुस्तक के लिए नहीं, सॉरी, इस टॉपिक के लिए जो डायनेमिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, इसके लिए अपने को कौन कौन से इंडियन डेमोक्रेसी में आप खुद सोचें कि हम वोट देते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। जाति ध्यान में रखते हैं, पार्टी ध्यान में रखते हैं, कोई सामाजिक अभी हमारे सामने कोई इश्यू आया हो कि हमारे विधायक ने ये काम नहीं करा है, या ये जो जाति के लोग इकट्ठे हुए इनके लिए ज़्यादा व्यवस्था कर दी, तुष्टीकरण की नीति अपना ली। यही है कि भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता वाले टॉपिक में इसके लिए एक बुक आती है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था उस टाइम पे बुक के बारे में सुना था, जो कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स वगैरह से, बाद में डीयू वालों से भी चर्चा हुई कि ये बुक आती है। उस टाइम पे मतलब सब कुछ हम सिर्फ महाराणा प्रताप को जानते हैं, हमने प्रताप भानु मेहता का नाम नहीं सुना था। तो प्रताप भानु मेहता और नीरजा गोपाल जायल की पुस्तक आई थी इंग्लिश में। तो उस टाइम पे जब वो मार्केट में कुछ लोग उसकी बात करते थे, बाद में ये पुस्तक की आईआर के लिए तपन बिस्वाल जी ने एक पुस्तक निकाली थी। ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं डीयू में, जेएनयू में जो स्कॉलर्स हैं, उनके थ्रू वो पुस्तक उन्होंने लिखवाई थी कि डीयू के प्रोफेसर हैं तपन बिस्वाल जी, उन्होंने ये पुस्तक क्योंकि जो इंग्लिश में, और उन लोगों ने सहायता कहाँ से लेंगे, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो प्रताप भानु मेहता और नीरजा गोपाल जायल की पुस्तक है जो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में है, उन्होंने बहुत ही एकदम जो निष्पक्ष विश्लेषण होता है और जो एकदम पूरी तरह से डिटेल में चीज़ों को दे रखा होता है, उस हिसाब से प्रस्तुत किया है। तो तपन बिस्वाल साहब की जो पुस्तक में से ही, और अगर फिर भी आपको मैं इस पुस्तक में से कोशिश करूंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स हों उस टॉपिक के बारे में जो, और इस टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिएगा कि एक बिंदु है छोटा सा और बाकी के बिंदुओं की तरह इसको छोड़ देते हैं। आजकल इस टॉपिक में से आपके स्कूल लेक्चरर में 20 से कम क्वेश्चंस पे इफेक्ट नहीं करता है ये टॉपिक। योगेंद्र यादव इस टॉपिक से संबंधित हो गया आपके सिलेबस में। प्रताप भानु मेहता की कोई बात आए कास्ट के बारे में, रजनीश कोठारी की बात आए कास्ट के बारे में, क्रिस्टोफर जेफरलो की मौन क्रांति के बारे में बात आए, किसी ने यूपी में अध्ययन कर लिया, अभी जो भारत में दलीय प्रणाली है कि भारत जो एक दलीय प्रभुत्व की तरफ बढ़ रहा हो, किसी ने स्टेटमेंट दे दिया। और जो अपने आशुतोष वार्ष्णेय हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, जोया हसन के बारे में कुछ, इनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको, आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर में ये एज ए थिंकर लगते हैं, इसलिए वही चीज़ है। पेपर सेटर है, उसके दिमाग में चीज़ है, आप लोगों को वो एज ए थिंकर तो पूछ नहीं सकता, ये यहाँ से दे देता है कि पार्था चटर्जी का ये कोई स्टेटमेंट दे देता है कि ये स्टेटमेंट नेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ से उठा के दे देता है। हम सोचते हैं कहाँ से, यह पार्था चटर्जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, अपने यहाँ से है। ये जो पार्टी, जो दल है, दलीय राजनीति है भारत में, जो योगेंद्र यादव क्या कहते हैं भारतीय राजनीति के बारे में कि 3M का कंसेप्ट देते हैं, वो मंदिर मंडल की बात करते हैं। और सुहास पलसीकर के साथ में ये योगेंद्र यादव पुस्तक भी बहुत अच्छी लिखते हैं। इनको जो दल और राजनीति के इसके बारे में बात काफी ज्यादा योगेंद्र यादव और सुहास पालसीकर के जो स्टेटमेंट्स हैं कि भारतीय राजनीति में जो द्वितीय वर्ग का, एक तरह से जो मिडिल क्लास का वो ये अभ्युदय हुआ, इनका वो लोकतंत्र, ये इसको इस एक तरह क्या उभार कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के 20 क्वेश्चन जाने अनजाने में जरूर मिलेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों के साथ में भारत के संबंध, जो विदेश नीति में, ये 12th की पुस्तक से लेके अपने को शुरू करना है। और फड़िया साहब की पुस्तक तो साथ में रखनी ही है, उसमें अपने को आईआर के लिए कोई कोताही नहीं बरतनी है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। फर्स्ट टॉपिक है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है। इसमें व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं, 7 विशेषताएं हैं, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं 7-8, उनकी उस उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं।
ये बहुत ज़्यादा टॉपिक ने बड़ा नहीं है, इसलिए ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ही व्यवहारवाद का एक ऑलमोस्ट उदय होता है। शिकागो जो अपना स्कूल है, यहाँ से डेविड ईस्टन अपने कम वो कहलाते हैं कमरों के सरताज। व्यवहारवाद के बारे में बोला जाता है कि ये कमरों के सरताजों द्वारा पैदा गया एक राजनीतिक सिद्धांत है। जैसे हम कहते हैं कि किसानों की बात आती है, कि ये देखो, आजकल एक वीडियो देख रहा था, कोई बहुत ही फेमस हस्ती है, वीडियो के लोगों के इंटरव्यू लेती हैं। तो जिंदगी विद पता नहीं ऐसे उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दिया कि बारिश को लेके कि ये शाम मस्तानी, वाह वाह क्या बारिश हो रही है। लोगों ने नीचे कमेंट किया कि तभी तो हम लोग कहते हैं कि भारत की जो नीतियां हैं, भारत के बारे में बात करते हैं। ये जो एसी के कमरों में बंद लोग हैं, बैठे हुए हैं, एक ही एसी नहीं है, उस कमरे में चार चार एसी लगी हुई हैं, ये लोग हमारी नीतियां बनाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की तो बात नहीं कर रहा मैं, तो मैं ज्यादातर लोग मतलब ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि ये लोग किसान कानून अच्छे थे। तो आप लोगों को धरती पे आके सो देखना पड़ेगा, जो ग्राउंड रियलिटी अपन जब अब चेक होगी नहीं। उनके कमेंट उस वीडियो पे ऐसे किए कि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं ओलों में, और आप लोगों को शाम मस्तानी लग रही है, वाह वाह वाह, बर्फ के आप ओले खा रहे हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी चीजों पे। तो ऐसा ही एक सिद्धांत राजनीति विज्ञान में आया था, व्यवहारवाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1971 तक। जो आधुनिक राजनीति सिद्धांत में इसको लिया जाता है, 1971 में जॉन रोल साहब की एक किताब आई थी, थियरी ऑफ जस्टिस। वहां से फिर से पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ था 71 तक। वो ही व्यवहारवाद है, बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं व्यवहारवाद में, छोटा सा थोड़ा सा व्यवहारवाद है। एक दिन ऐसा होगा कि आपके जो फिंगर टिप्स पे सारी सातों विशेषताएं होंगी, और बाकी आपके दिमाग में पूरा व्यवहारवाद होगा। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी होगा। अगला है राजनीतिक प्रणाली संरचनात्मक कार्यात्मक, जो अपना अमंड पावेल का सिद्धांत है, राजनीतिक विकास के बारे में ये बात करते हैं। और राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति, ये सारी चीजें अपने को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, थियरी में, हर जगह से, और हो सकता है इसके जो संस्कृति के इनके जो एक की राजनीतिक संस्कृति के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में अलग अलग तरह की जो रीडिंग्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे। कोशिश करूंगा आप लोगों को उस चीज़ को प्रोवाइड करवाने की। और अगर आप लोगों को चाय की थड़ी पे बैठे हैं और इधर उधर नजरें देख रहे हैं कि वाह क्या नज़ारा है, इससे बढ़िया अपने फोन में देख झांक के देख लें, और कोई किसी की रीडिंग पढ़ लीजिए कि राजनीतिक संस्कृति के बारे में कहाँ पे किसने अध्ययन किया है। हमने सिर्फ आमंड का पावेल और लुशियन पाई का नाम सुना है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं अध्ययन करने वाले, कोलमैन हैं। अ, ये इन लोगों को की रीडिंग्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा अगर टाइम हो तो। नेक्स्ट है भारत में चुनाव, राजनीतिक भागीदारी, मतदान व्यवहार, नागरिक समाज। लास्ट टाइम पे जुड़ा था ये टॉपिक। इस टॉपिक के मार्केट में आपको इजीली ये मिल जाएगा पॉलिटिकल प्रोसेस वाले बुक में, जो तपन बिस्वाल साहब की है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणाओं। तो आईआर के जो अपने को थ्योरी वाला पोर्शन है, आईआर यथार्थवाद है, जो शक्ति है, राष्ट्रीय शक्ति है, और राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणाओं को, राष्ट्र के दृष्टिकोण है, राष्ट्रीय हित है, इन चीजों को आईआर की पूरी पॉलिटिकल थियरी का सिस्टम अपने को पढ़ना है। आईआर की दो बुक आते हैं, एक तो है अपनी आईआर की बुक, जो मैं याद करूं, बेलिस एंड स्मिथ की बुक आती है। एक आप लोगों ने सबने मार्केट में नाम सुना होगा, एंड्रयू हेवुड की पुस्तक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से। ये दो बुक आईआर की के लिए, जो एक एज ए स्टूडेंट, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, यू हैव टू रीड इट। बट हमारे आपने तो मीडियम आडो आचा है,
कहीं पढ़ा झूठो साचो पढ़ा भी गूगल ट्रांसलेट करके देखी भाषाएं आण की वह कि दरी खोपड़ा में जा ही को नहीं। लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, तो ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। कुछ वीडियोस भी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों की मांग हुई, उसके अनुरूप अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मैं आप लोग मेरे पास कॉल करते हैं, मैं आप लोगों को किसी भी कोचिंग का ऐसे नाम सेलेक्ट सजेस्ट नहीं कर पाता हूँ और नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं इस बात को ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, जब मैंने कोचिंग की थी, टीचर्स के साथ में कोचिंग की है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी की, जिसमें सेकंड रैंक आई थी, और इसमें भी जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में 10th रैंक आई थी। डॉक्टर बेनीवाल के साथ में कोचिंग ली है। लेकिन कोचिंग के बाद में अपनी कोचिंग तो होती है 3-4 महीने, हम क्या करते हैं, हम टीचर के पास जाते हैं कोचिंग करने के लिए, वो अपना 100% टीचर देते हैं। किसी टीचर का, क्योंकि जो हर इस मंच पे खड़ा होता है वो निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं, वो टीचर अपना 100% देते हैं। 4 महीने से ज़्यादा क्या पढ़ाएंगे। आप मानो आपकी तैयारी चलने वाली है 7-8 महीने, एक एवरेज तैयारी का सिस्टम होता है, 7-8 महीने आप तैयारी करते हैं, तो आप वो 4 महीने में कैसे कंप्लीट कर लेंगे। आपको बाद में भी सेल्फ स्टडी ही करनी है। और टीचर्स को क्या लगता है, मैं एज ए टीचर, मैं बच्चों को कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इनको कॉलेज ये 12th लेवल तक का तो जानते ही होंगे। फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहा हूँ 12th लेवल का, सेकंड ईयर की क्लास ले रहा हूँ तो फर्स्ट ईयर अभी अभी पढ़ के आए हैं, फाइनल क्लास ले रहा हूँ तो ऐसे लगता है कि ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जानते हैं, वहाँ तक जानते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास ले एमए क्लास ले रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि ये ग्रेजुएशन वाला तो सारे जानते हैं। ऐसे ही ग्रेजुएशन आप पास करके स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर को लगता है कि सब्जेक्ट का बेसिक्स तो आपको पता ही है। लेकिन आपा के हाँ अपना आप 1 वीक सीरीज में भी इम्पोर्टेंट लगवाएड़ा है, 20-30 तो पूरा पर्सन हुआ मैं सर इम्पोर्टेंट लगा दो बैठाऊंगा हम सब कौन सा है। पहला दिन ने कोई पेपर वेपर को यार उसकी उसी के जुगाड़ है, कोई भेज दियो ना यार, कोई देखो यहाँ 2% इस सावल यहाँ बढ़िया पढ़ लिया। हाँ बे हाँ अपना मतलब सब्जेक्ट को बेसिक वगैरह ए जाना ही नहीं, इसलिए शुरुआत तो सेल्फ स्टडी सो बढ़िया कोई नहीं। और शुरुआत के अंत तक सेल्फ स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी से शुरू करो, उसके बाद में एनसीईआरटी को इस हिसाब से तैयार कर लो, एक एक वर्ड आप बता पाओ कि ये चीज यहाँ से है, ये इस चैप्टर में ये चीज थी और इसका मतलब ये होता है। एनसीईआरटी बहुत ही, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा, बहुत ही 2 बुक्स इतनी शानदार है उनकी, ये एकदम मैं कहूँ रसीली किताबें हैं, जिनको एक बार पढ़ने के बाद में ऐसे रस आता जाता है और हम उनको छोड़ ही नहीं पाते हैं, इतनी हैं। ऐसी बुक्स हैं उनकी, आप शॉर्ट नोट्स बना लें, आप लोगों को ऐसे लगता हो कलिष्ट चीजें हैं, कहानियों की तरह राजनीति विज्ञान पढ़ाई गई है उन किताबों में। तो आप लोग सोच के चलो। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि आप लोगों को वेस्टर्न थिंकर्स की तरफ जाना है, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट को लगता है और बोलते भी हैं, मैं तो बोलता हूँ कि सर कहाँ से शुरू करें, तो एनसीईआरटी पढ़ ली, हाँ सर पढ़ ली। तो राजनीति विज्ञान की शुरुआत हमारे फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से प्लेटो से होती है, तो प्लेटो से शुरू करें, ओपी गावा साहब में से पढ़ना शुरू करें। ओपी गावा साहब की पुस्तक को वही चीज़ है, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आपको 100 पेजेस मिनिमम पढ़ने चाहिए, क्योंकि 2 बुक्स हैं। सुशीला रामास्वामी की पुस्तक है प्लेटो 2 मार्क्स, वहाँ पे ऐसे मान के चलो फर्स्ट ग्रेड के लिए ही वो बनी हुई हो कि आपको सर्कुलेट होती हुई पीडीएफ मिल जाएगी, मार्केट से ले सकते हैं। ये पुस्तक हिंदी मीडियम में अवेलेबल हो तो राजनीतिक विचारकों से सबसे पहले ओपी गाबा में से पढ़ना है और सुशीला रामास्वामी में से पढ़ना है।
उनको जो टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन करने हैं, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। जब तक आपके 9 थिंकर कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद में अपने को ऐसे उन थिंकर्स को पेपर में करना है। पहले प्लेटो का, क्योंकि हम टॉपिक वाइज करेंगे, प्लेटो के क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपना दिमाग वन डायमेंशनल चलता है। जैसे घोड़े को जब चलाया जाता है दौड़ा, तो वहाँ यहाँ पे उसके ये लगा दिया जाता है घोड़े के। हम्म, तो वो क्या है, वो इधर उधर नहीं देख पाता। वो अपनी भी आदत है इधर उधर देखने की, इधर उधर नहीं देख पाता, सीधा ही देखता है, वन डायमेंशनल। और अपने को तैयारी करते टाइम मल्टी डायमेंशनल बनना है। बहुआयामी दृष्टिकोण से पढ़ाई जब तक अपनी नहीं होगी, तब तक ऐसे सोच लो हम अपने लक्ष्य से दूर हैं। ओपी गाबा साहब की पुस्तक में से चीज़ें आपको आधार बनानी हैं, और सुशीला रामास्वामी और सुब्रत मुखर्जी की पुस्तक में से पढ़ना है, दो जगह। और वेस्टर्न थिंकर से आपका सब्जेक्ट का ऐसा बेस तैयार होगा। नेक्स्ट आप कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। अवधारणाओं वाले टॉपिक पे हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, अवधारणाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि अवधारणाएं सारी थिंकर्स पे ही बेस्ड होती हैं। स्वतंत्रता के बारे में विचारकों के क्या क्या विचार आते हैं, यही चीजें हैं। चाहे समकालीन जो विचार हों, चाहे जो पश्चिमी विचारकों के विचार हों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के बारे में हम सबसे पहले प्लेटो के का न्याय पढ़ते हैं। और वहां से ही ऐसे मानो कि वहाँ पे कुछ डेफिनेशन की थ्रेसिमेकस कहता है कि शक्तिशाली का न्याय है, जॉन रोल्स कहते हैं कि न्याय प्रथम सद्गुण है। कुछ डेफिनेशन अपने को पढ़नी होती हैं, तो ये सारी थिंकर्स की डेफिनेशन होती हैं। इसलिए वेस्टर्न थिंकर्स के बाद में कंसेप्ट्स पे आना है, उसके बाद में वहाँ अपने को थ्योरी पे जाना है, थियरी पे चीज़ें पढ़नी है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे ऐसे सोच लो आप BC में चले गए, 2500-3000 BC में चले गए, वहाँ से अपने को एडी में जाना है कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब तक शुरू नहीं होता, तब तक का अपने को राजनीतिक सिद्धांत, जो सिद्धांत में भी चीजें आ जाती हैं, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में आ जाती हैं। उसके बाद में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जो तथ्यों पे बल देते हैं, राजनीतिक विज्ञान का कंसेप्ट जो लाए थे, वो चीजें आ जाती हैं। राजनीतिक विज्ञान में है, देखो है क्या, ये आज से जो 2500 या 3000 साल पहले से शुरू होकर उस टाइम के कुछ विचारक आए थे। प्लेटो, प्लेटो के बाद में उसी समकालीन समय में अपने यहाँ के जो भारतीय महान विचारक हैं, जो मैं तो कहूँगा सबसे महान विचारक, फेवरेट विचारक, सबके फेवरेट, मोस्ट ऑफ के फेवरेट होते हैं, कौटिल्य उसी टाइम के थे। तो उस वहां से शुरू होते हुए राजनीति विज्ञान अपने, अभी क्या चल रहा है, 2023, इस जो काल का टाइम अपने को निकालना है। अब इस टाइम पे राजनीति विज्ञान में जो जो चीजें हुई हैं, ये अपने को पढ़ना है। और प्लेटो पढ़ रहे हो तो संदर्भवाद के अनुसार हमें प्लेटो बनना पड़ेगा। मार्क्स के अनुसार आपको पूंजीवाद की बुराई करनी पड़ेगी, और अपने दिमाग में इस हिसाब से चीजें सेट कर लो, तभी हम उस चीज को आत्मसात कर पाएंगे, उसको मतलब इतना ग्रहण कर पाएंगे कि हम कार्ल मार्क्स के तरह सोचें कि ये पूंजीवाद ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। व्यक्तिवाद पढ़ रहे हो तो आपको मतलब पूरी चीजें व्यक्तिवादी देखनी चाहिए। उस टाइम पे आप होप्स के चेले हो जाएंगे व्यक्तिवाद के, उस टाइम पे आप रॉबर्ट नोजिक के चेले हो जाएंगे व्यक्तिवादियों के अनुसार। आप समाजवाद पढ़ रहे हो तो अपने को समाजवादी अपन बन जाना है, मतलब संदर्भवाद के अनुसार कि उस हिसाब से चीजें देखनी है। ऐसे नहीं कि हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं और यार ये बड़ा घटिया विचारक था ये कार्ल मार्क्स, इसने देखे हमारे पैसे वालों को मतलब ऐसे गाड़ी वाली दी, इसने ऐसे मजदूरों की, गरीबों की बात की कि दुनिया के जो लुटेरे हैं वो लूट लिए जाएंगे, ऐसी बात की। बताओ ऐसा कोई हिंसक विचार देता है? नहीं। सबसे सारे विचारकों से तो अपने को प्यार करना है, और सब पढ़ते टाइम पे ऐसे लगना चाहिए कि मैं ही कार्ल मार्क्स हूं, मैं ही गांधी हूं, मैं ही पंडित नेहरू हूं। ठीक, इस हिसाब से अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट है
जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ है, पहले तो ज्यादा हुआ करते थे, एल्बा वगैरह का भी नाम आता था, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, आसियान, शार्क और नाम, इनकी नाम की भूमिका, जो नेम 2.0 आया था, ये क्या था, ये आज इसकी नेम की क्या प्रासंगिकता है वर्तमान समय में, यूएनओ के जो 111 अनुच्छेद हैं, यूएनओ चार्टर है, यूएनओ के डेवलपिंग स्टेज में कौन कौन से संधियां हुई थी, ये इन चीज़ों को अपने को पढ़ लेना है। बीएल फड़िया साहब की पुस्तक में आपको इजीली मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। करंट को साथ लेके, एक तो जब हम आईजीपी पढ़ रहे हों, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का वाला पोर्शन पढ़ रहे हों, संविधान जिसमें आता है, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया आती है, इसको लेके एक आईआर को, इन दोनों को हमें समसामयिक दृष्टिकोण प्लस जो पहले गठित हो चुका है उसको, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, पैरेलल चीजें लेके चलनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि ये वो तो किताब में आएगा नहीं, वो तो किताब में है ही कौन, दिए ही कोई नहीं, तो लियाणू पड़सी किताब में, मार्केट में कुछ ना कुछ अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि की मैगजीन आती है, या आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं कुछ ना कुछ आईआर के बारे में या फिर किसी के बारे में भेजता रहता हूँ, किसी और जगह पे भेजते रहते हैं, सभी टीचर्स प्रयास करते हैं कि वो अपडेट रहें चीज़ों को। बीबीसी देखो, बीबीसी के बारे के मैं अति, बीबीसी हर चीज़ की विवेचना करे है। बाकी जो अपना इंडियन न्यूज़ चैनल है वो थोड़ी सी दूरी बना लो, इलेक्शन लेने वाला, बीबीसी देखो, वो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय राजनीति के मुद्दे, कुछ विचारकों पे भी बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में बीबीसी पर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो इन चीज़ों को हमें देखना शुरू करना पड़ेगा, इस हिसाब का अपने को एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि हम सिलेक्शन के इतने करीब हो जाए। नेक्स्ट अगला पोर्शन आपका मनोविज्ञान का है, जिसके लिए धीर सिंह जी से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी जैसे कहा जाता है कोई भी विचारक या तो प्लेटोवादी होता है या वो प्लेटो का विरोधी होता है, वैसे ही साइकोलॉजी में अगर कुछ है तो या तो वो धीर सिंह जी के साथ है, और नहीं तो वो उनकी मतलब बुक से बाहर तो मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुकेश जी। अब हम बात कर लेते हैं जो अपने स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में, इनकी हम सिलेबस के साथ चर्चा कर ही चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं, इस फाइल में और देख लेते हैं। कुछ लोगों को मैसेज आते हैं, सर ये बुक ही आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बुक लिस्ट है, यही स्कूल लेक्चरर में होगी क्या? तो जी हाँ, यही बुक लिस्ट है, ये स्कूल लेक्चरर में चलेगी, यही बुक लिस्ट है ये अपने नेट में चलेगी, यही बुक लिस्ट है ये आपको DSSS में चलेगी। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को कहा था कि हम ज़्यादा की तैयारी करते हैं तो कम अपने को, जब इतने की तैयारी करते हैं तो इतने वाला तो इसमें कंक्लूड हो ही जाएगा। तो अपने को भी और यहाँ जो इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करनी है, इसी हिसाब से ये बुक्स की लिस्ट बनाई गई है जिसमें हम वेस्टर्न थिंकर्स की बात करें तो वेस्टर्न थिंकर्स के लिए अपने को आधार बनाना है, ओपी गाबा साहब की पुस्तक को आधार बनाना है। ये पुस्तक अपने को थिंकर प्लस थियरी प्लस कंपैरेटिव, यहाँ पे ये पुस्तक को आधार बनाना है, क्योंकि ओपी गाभा साहब के बारे में बात कर चुके हैं, यह आपकी आधार होनी चाहिए पुस्तक। उसके बाद में अपने को जो सुशीला रामास्वामी और सुब्रत मुखर्जी की पुस्तक है, इस पे आ जाना है, और पुस्तक को, दोनों पुस्तकों को अपने को साथ रखना है, दोनों को पढ़ना है, क्योंकि पुस्तक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम वेस्टर्न थिंकर का अगर पोर्शन कवर करने में 15-20 दिन ले रहे हैं तो
वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपना ऐसे सोच लो, आपने महीना भर भी लगा दिया, 20 दिन लगा दिए, तो अपना आधार तैयार हो गया राजनीति विज्ञान का। ये जी जान से जुट जाएं। एक ये क्वेश्चन आता है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें। देखो दोस्त, कुछ लोगों का दिमाग होता है वो कंप्यूटर की तरह होता है, जैसे चाचा चौधरी का था, कंप्यूटर से तेज चलता था। वैसे कुछ लोगों का, जैसे एक दिन विकास दिव्य दिव्य कीर्ति साहब का वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि 8 घंटे पढ़ाई कीजिए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे बाकी के काम कीजिए, आईएएस बनिए। तो जब 8 घंटे में वो आईएएस बना रहे हैं, हम 10-12 घंटे में उन आईएएसों को जो भविष्य के आईएएस हैं उनको पढ़ाने वाले जो लेक्चरर तो तैयार हो ही सकते हैं। 8-10 घंटे की स्टडी एनफ होती है। एग्जाम टाइम की बात कुछ और है। एग्जाम टाइम पे हो सकता है आप लोग 15-16 घंटे भी दे दें। वो खुद देंगे। जब आप इतनी शानदार मेहनत कर लेंगे तो आपका खुद का, आपको नींद नहीं आएगी रात को, ऐसे यार वो वेस्टर्न थिंकर वाला तो रिवीजन करके ही सो जाओ। एक चीज, जब रिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ा है उसका 3 से 7 दिन के मध्य रिवीजन कर लें। उसके बाद में उसका 14वें दिन रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद में उसका 25 से 30वें दिन के बीच में रिवीजन होना चाहिए। महीने में जब तक आपका 3 बार रिवीजन नहीं हो रहा है तब तक ऐसे सोच लो कि उस टॉपिक को भूलते जा रहे हैं हम। ये हम मनोविज्ञान कहता है, जो मनोचिकित्सक भी इस चीज को कहते हैं कि हमारा जो छोटा सा दिमाग है इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी फुल हो जाती है। आज जो चीज पढ़ते हैं उस कल जो चीज पढ़ी वो पीछे चली जाएगी, वो दब जाएगी उसके नीचे। तो उसको निकालने के लिए फिर से उसका रिवीजन करना पड़ेगा तो स्थायी नहीं। तो ये जो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, चेतन मन, चेतन मेमोरी, अचेतन मेमोरी, उसमें अचेतन वाली में चली जाएगी। और क्या पता वो अचेतन हम एग्जाम हॉल में बैठे हों, वहां पे सुसुप्त अवस्था में पड़ी हो, याद ना आए, धोखा दे दे। तो उस धोखे से बचने के लिए अपने को बार बार महीने में 3 बार एटलीस्ट जो टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके एग्जाम के आपके 4 या 5 दिन बचेंगे, उस टाइम पे आप पूरा पूरा सिलेबस रिवीजन करेंगे। जब उस टाइम पे कर सकते हैं तो अभी भी तो कर सकते हैं, अभी तो उसका पार्सली पढ़ रहे हैं आप। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस पे अपने को हमने बात की कि तपन बिस्वाल साहब की पुस्तक को अपने को आधार मानना है। तपन बिस्वाल साहब की पुस्तक को पढ़ना है। इसमें एक ऐड करना चाहूँगा आप, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पे बच्चों को परेशानी आती है, इसलिए तपन बिस्वाल की पुस्तक की जगह ये के साथ में आप ओपी गाबा साहब की पुस्तक जरूर रखें। जैसे हमने बात की ओपी गाबा साहब की पुस्तक के बारे में। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी। इसमें पॉलिटिकल थियरी में हम बात करेंगे ओप्पी गाबा सर की जो पुस्तक है इसको आधार मानते हुए, ये अशोक आचार्य राजनीति और ये जो राजीव भार्गव सर की पुस्तक है, एक ही पुस्तक है, अशोक आचार्य राजीव भार्गव सर की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसको पढ़ेंगे। मुश्किल से पेज में पतली सी किताब है और आपको हार्डली 7 दिन ज्यादा से ज्यादा बताएं, जबकि ये पुस्तक तो 2 दिन की है। 2 दिन से ज़्यादा आप टाइम लगा रहे हैं, और चलो 5-7 दिन में तक आप कंप्लीट कर ली पुस्तक को, तो पूरी बात नहीं है। यहाँ से इस पुस्तक में से छोटी कुछ कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, और वो 5-7 पन्नों में, हार्डली 10 पन्नों में आप कलेक्ट कर लेंगे और अपना काम हो जाएगा। एक ये समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम थोड़ी देर से पहले चर्चा कर रहे हैं। राजनीति, ये नरेश दादी सर की किताब पुस्तक आई है, यही सेम चीज इस पुस्तक के साथ करनी है। आपको 3 या 4-5 दिन में कंप्लीट पुस्तक को कर देना है। और यहाँ पे जो भी इंटरेस्टिंग चीज है, वैसे पुस्तक ये पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इतनी शानदार
ये पुस्तक है, हर चीज को हमने आज तक जो प्लेटो पढ़ा, प्लेटो के बाद में कंपैरेटिव पढ़ी, मार्क्स पढ़ा, सारी चीजों को कंसेप्ट पढ़े, सारी चीजों के बारे में एक अलग थॉट से ये हमारे सामने पेश करते हैं। इस समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, इसीलिए तो मतलब इसके बारे में पढ़ने को बोल रहा हूँ कि अपने को ये पुस्तक जरूर पढ़ें, और 5 दिन में कंप्लीट होने वाली पुस्तक है। इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लेंगे, उनको अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, दैट्स इट। फिर से ओपी का वापस सर पे आ जाना है। नेक्स्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, जो मैंने बात की थी, बेलिस एंड स्मिथ और एंड्रयू हैवुड के पुस्तक सबसे बेस्ट होती हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए अपना महेंद्र कुमार जी जिंदाबाद, और बेलिस एंड स्मिथ, एंड्रयू हैवुड से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को कोशिश करेंगे, वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स उपलब्ध करवाने की। वो आपको ज़रूर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉलिटिकल थॉट बाय पीसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस सोच रहे हैं मैं और शिवहरी जी अपलोड करने की, आप लोगों की मांग पर समय समय। और हो सकता है आगे के लिए आप लोगों के साथ हर टाइम पे जुड़े रहें आप लोगों से। और ये हो नहीं सकता, ये है कि हाँ, मैं आप लोगों से ज़रूर जुड़ा रहूँगा। नेक्स्ट है बेयर एक्ट, जो हमने बात कर ली, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन और मोरियन द्विवेदी या एम लक्ष्मीकांत के बारे में। अगला है कि हम गाइड के बारे में बात कर रहे थे कि गाइड पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है गाइड पढ़ के भी, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हाँ हो ही सकता है, क्योंकि जहाँ पे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा आप उलझ जाएंगे। और जहाँ पे कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है गाइड पढ़ के, क्योंकि पढ़ा तो है ही, गाइड हुई तो क्या हुआ, मतलब उस वो भी तो किसी न किसी किताब का सहारा, किताबों का सहारा लेके ही बनाई गई है। बट आप लोग इसको सहारा जरूर बना सकते हैं इसको, लेकिन आधार नहीं बना सकते। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। थिंकर्स के बारे में ये अपने लक्ष्मीकांत से, डॉक्टर लक्ष्मीकांत बेनीवाल सर हैं, इनकी पुस्तक साथ रखें हमेशा, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में चलन में होती है, आरपीसी के ट्रेंड के अनुसार जो चीज़ लिखित होती हैं उनको हमें साथ रखना चाहिए। नहीं तो हम क्या पता ज़माने में पिछड़ जाएं, अपनी एग्ज़ाम से पिछड़ जाएं। एग्ज़ाम में पिछड़ना ज़माने से पिछड़ने जैसा ही होता है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है, ये हम बात कर ही ली 11th-12th की पुस्तक, जो आरपीएससी के इनके लिए हम बात कर ही रहे थे। ये आरपीएससी के नेट के डीयू हरियाणा पीसीएस का है, एमपी पीसीएस का है, अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इनको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक जगह संकलन करके आप लोगों के सामने पेश करने की जो अपनी हमारी जो मुहिम है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करने की, उसके आधार पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं उनको उनके साथ में तैयारी करें। नेक्स्ट है, हाँ बस अपना हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर डे, एक क्वेश्चन पेपर। और जब आपकी तैयारी को शुरू किए हुए 1.5 महीना हो जाए, तब आप लोग क्वेश्चन पेपर को पर डे का एक क्वेश्चन पेपर जरूर निकालें, चाहे आपको उसमें से 10 क्वेश्चन ही आए। लेकिन अपने को निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे हमारा दिमाग खुलता है। हमारा एक क्वेश्चन हम करते हैं प्लेटो का, करते हैं क्वेश्चन आईआर का, करते हैं क्वेश्चन कंपैरेटिव का करते हैं, तो उससे अपने दिमाग का विकास होता है। और जब हम एग्जाम हॉल में जिस दिन बैठते हैं उस दिन ये चीज़ें आपको याद आएगी कि हमने हम जो क्वेश्चन पेपर किए थे वो हमारे लिए कितने फायदेमंद रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। थैंक यू।